नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं और देखते हैं 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो ये ताम्र पाषाण। बाकी बाद आपका पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण, ये सभी क्या आते हैं? पाषाण युग मतलब स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं, बट ताम्र पाषाण आपका पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो कब हुई? तो 1957 से 58 के बीच। यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, कहाँ? रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है। कैसे है? पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में घोषित किया है। मतलब 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल को दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। देखते हैं व्याख्या। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिलालेख चित्र कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो आपका भीमबेटका में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो कौन है? तो पहले पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण। देखते हैं इसका व्याख्या। प्रागैतिहासिक काल के तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। मतलब प्रागैतिहासिक काल में लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया गया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल लक्षण और आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण और ऐतिहासिक काल लक्षण देखते हैं। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उदाहरण में पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है, उदाहरण में सैंधव सभ्यता। ऐतिहासिक काल लक्षण में पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण। फिर देखते हैं पाषाण काल को 3 भागों में। पुरापाषाण काल लगभग 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व और
नवपाषाण 7000 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में गजपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। मतलब सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थल कौन है? तो धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी हुई है? ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ एक विशाल डैश था। तो क्या था? ये आपका एक आयताकार टैंक था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सीट में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के द्वारा हड़प्पा शहर मिला? तो किस नदी के किनारे? तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी, कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? किसका? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे, किसके किनारे? दाएं किनारे लरकना जिला में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। कैसी थी? जनतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, शिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन था? तो ये आपका चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में अवस्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में MGM मतलब MG मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर एवं झाक्कर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, शिप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो किसको खोजा गया? तो पहले हड़प्पा को खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया।
तथा यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो कहाँ पाई गई थी? तो आपका हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा पाया गया है? तो आपका धौलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन दैट इज यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप, कौन सा द्वीप? खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां एक मिनट, भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उरुक, भगवत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, ये सभी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। किसका? सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो आपके धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी यानी जगपत जोशी द्वारा 1967-68 में की गई। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृतभान एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियंत्रिकी कला से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिले हैं। 1996 ईस्वी में इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य देखते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये कहाँ है? ये आपका गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन या कालीबंगा राजस्थान, मांडा आपका जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? कब किया था? ये आपका 1980 में किया था। 1980 में जर्मन एवं इटली यानी इतावली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए और 1990 में आर.एस. विस्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो कौन देखा जाता है? आपका बैल। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार,
गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मुहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल आदि पशुओं की आकृतियां विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा एवं उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन से भी मिलते हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलाप का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका ये मांडा। जम्मू कश्मीर के में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल, कहाँ? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर। कौन सा? मांडा। शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुत आयता में शिल्प की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चहुंदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो कौन थे? तो वो थे रैम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक वी विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता या प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्ववेदा द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। देखते हैं इसके व्याख्या। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा में अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कब की है? तो 3000 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांट गोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। कुछ इतिहासकारों सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी या ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का आविष्कार 5000 BC यानी कि ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो किसका?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया तथा आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उसे कहते हैं प्राचीन भारत और पाकिस्तान। इसकी व्याख्या देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई। तो कब आई? तो 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी? तो ईंट के बने भवन। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटों का एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो कैसी सभ्यता है? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित कर देते। क्या बनाने के लिए? तो कांसा बनाने के लिए, मतलब कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आजमगढ़। बाकी बाद आपका कालीबंगन या कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथड़, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। किसमें? तो सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? तो आपका हो जाएगा ये विष्णु की, मतलब शिव, कबूतर, स्वास्तिक, ये सभी करते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह, एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ एक गेंडा और एक भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? तो ये आपका हो जाएगा आंसर पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख्य वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता। सबसे पुराना वेद डैश है। तो सबसे पुराना वेद कौन है? तो आपका ऋग्वेद है। इसका व्याख्या देखते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वाल खिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,000
446 ऋचाएं यानी कि मंत्र है। हालांकि मंत्रों या ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री, मतलब जो मंत्र और ऋचाओं को पढ़ता था उसको क्या बोला जाता था? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल है। तो कितने? तो 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं। तो कितने हैं? तो आपके 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अंग है? तो आपका निरुक्त। वेदों के अंक को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, यानी शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये सब क्या है? वेदांग है। इनमें से वेदांगों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे। उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क, निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र? किससे है ये? मुंडकोपनिषद से है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ यानी सारनाथ में भी किया जा रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे है? तो ये युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्विद्या को यजुर्विद्या का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? किसमें है? तो आपका हो जाएगा सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के सैन्य शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है तथा कुल 64 मंत्र है। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो कब तक चली? तो 1500 से 500 BC यानी कि ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन बताता है आपका? तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय यानी 1731 या 1730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो आपका ये होगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? तो यह आपका महा उपनिषद में किया गया है। महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती यानी संसार ही परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? मतलब 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपनिषदों की समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। मतलब उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और मांडकोपनिषद सबसे छोटा यानी 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो कौन है? तो ये छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्व से बनी। तो कितने तत्व से बनी है? तो 5 मूल तत्वों से बनी है। पंचभूत यानी पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कौन कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 या 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। आत्मा को क्या बोला गया है? वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो भगवान यम। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत निसंवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से और वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड जोहार।